तो हम बात कर रहे थे गॉसेस थ्योरम की। और गॉसेस थ्योरम में बहुत सारे एप्लीकेशन कर लेते हैं अपन ने। गॉसेस थ्योरम और गॉसेस थ्योरम के हमने एप्लीकेशन कर ली थी। एक तो वायर वाला कर लिया था। वायर पढ़ा था अपन ने कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वायर का वो होता है 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है। और एक नॉन कंडक्टिंग शीट, नॉन कंडक्टिंग शीट उसका बोला था मैंने E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। और तीसरा हमने पढ़ा था कंडक्टिंग शीट। और ये सब इन्फिनिटली लॉन्ग है, ध्यान रखना। गॉस ने बहुत लंबे इन्फिनिटली लॉन्ग चीजों के बारे में बताया था। ठीक है। और कंडक्टिंग शीट का था E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपसे ये भी बोला था कि ये भी पूछ सकता है कि कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग जो होती हैं उनके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो आपको पता है डिवाइड करके हम फाइंड कर सकते थे। ठीक। आज अपन थोड़ा सा और डिफरेंट एस्पेक्ट पे चलेंगे और गॉसेस का ये एप्लीकेशन है। आज हम बात करेंगे तीन तरह के स्फीयर्स की। तीन तरह के स्फीयर आएंगे। पहला स्फीयर आएगा चार्ज स्फेरिकल शेल, दूसरा चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर और तीसरा चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तीनों के ऊपर जनरली सवाल पूछे गए हैं। ठीक है। तो अपन चालू करते हैं। लिखो तुम नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए एप्लीकेशन गाउस का कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। ठीक है। हमेशा याद रखो जब भी गॉसेस की एप्लीकेशन करनी होगी हमें, तो गॉसेस की एप्लीकेशन में क्या होगा, हमें दो चीजें देखनी पड़ती है। एक तो गॉसियन सरफेस देखना पड़ता है। पहला तो क्या देखना पड़ता है, गॉसियन सरफेस। और दूसरा देखना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। क्योंकि आपको पता है गॉस ने बोला कि इंटीग्रेशन फॉर बाउंडेड सरफेस E dot dA is equal to 1 upon epsilon 0 times the charge enclosed by the surface। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक तो गॉसियन सरफेस चाहिए और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो क्या लिखेंगे अपन, ई डी ए कॉस ऑफ थीटा। डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है। थीटा का मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन बिटवीन सॉरी एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है भाई। तो मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मान लो आपसे बोलो कि कोई पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए। कूलम्स लॉ में पढ़ा था अपन ने। कूलम्स लॉ, पहले मैं कूलम्स लॉ वाली बात बताता हूं। देखो इधर कि कोई चार्ज है क्यू, इससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और हमें पता है कि E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप होता है। ये जितने भी डेरिवेशन है वो सारे अपन कूलम्स लॉ से भी कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए गॉसेस से करेंगे तो गॉस से थोड़ा सा इजी पड़ता है। ठीक है ना। गॉस से थोड़ा सा इजी लगता है। तो उसमें देखो मान लो कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है हमें, और वो भी किससे, गॉसेस थ्योरम से करना है। तो गॉसेस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान से देखो। मान लो ये कोई पॉइंट चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो 3 स्टेप्स आते हैं इसमें गॉसेस थ्योरम में। पहली स्टेप आती है कि जब भी गॉसेस थ्योरम से हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, सबसे पहले गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे। और गॉसियन सरफेस का नेचर कैसा होना चाहिए कि गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। गॉसियन सरफेस हम ऐसा अज्यूम करेंगे, ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि गॉसियन सरफेस कैसा हो। तो गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए कि उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। और दूसरी बात हमें देखने की उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसा है। ये दो चीजें अगर हमारे पास हो तो हम गॉसेस थ्योरम से कोई भी एप्लीकेशन से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है।
तो अब देखो, चूंकि ये Q है, Q से R डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो Q से R डिस्टेंस पर सरफेस कैसा होना चाहिए? गोला, स्फीयर। क्योंकि स्फीयर क्या होगा, उस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होगा। स्फीयर के हर पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी स्फीयर के रेडियस से सेम होगी। तो अब चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। ठीक है ना? तो इसमें अपन गोला नहीं दिखा सकता मैं, तो ये सर्कल जैसा लगेगा, लेकिन वास्तव में सर्कल नहीं है। वास्तव में सर्कल नहीं है, ये वास्तव में क्या है कि स्फीयर है। तो टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, लेट अस अज्यूम अ गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। होता नहीं है, इमेजिनरी मान लेते हैं, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। और ये सरफेस कैसा है? गोला है, स्फीयर है। एरिया वेक्टर का मैंने दो तरीके से डायरेक्शन बताया था कि अगर एरिया ओपन है तो उसके दो डायरेक्शन हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। लेकिन अगर एरिया क्लोज है तो फिर डायरेक्शन किधर होगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है ना? तो ये अपने गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लिया। अब गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लिया तो पहली बात तो तय हो गया, क्योंकि कूलम बेचारा बता के गया था हमें कि E इज इक्वल टू KQ/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, एक तो चार्ज पर डिपेंड करेगा और डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट के लिए चार्ज भी सेम है और हर पॉइंट के लिए डिस्टेंस भी सेम है। इसका मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन गॉसियन सरफेस। ओके, ठीक है, चलो ये तो पता लग गया। दूसरी बात, पूरा गोला है एक, जैसे फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल, फुटबॉल में देखो, फुटबॉल के ऊपर छोटी 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 इक्वल सरफेस, इक्वल एलिमेंट्स बने होते हैं, ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट बने होते हैं ना फुटबॉल के ऊपर। तो वो एक एरिया, एक एलिमेंट मान लें अपन। उस एलिमेंट से अगर अपन कोई परपेंडिकुलर वायर डालेंगे तो परपेंडिकुलर वायर कहां जाएगा? उसके सेंटर पे जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा किधर होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो मान लो ये कोई इस तरह के एरिया वेक्टर है दिए, इसका डायरेक्शन हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो उसको धक्का ही मारेगा ना। यहाँ पर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दूंगा तो ये चार्ज क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही है, एरिया का डायरेक्शन भी यही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी वही है और एरिया का डायरेक्शन भी यही है। दोनों का जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। और जब दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब एंगल बिटवीन देम इज जीरो। इसका मतलब एंगल बिटवीन देम इज जीरो। व्हेन टू वेक्टर क्वांटिटीज आर पैरेलल और इन सेम डायरेक्शन, द एंगल बिटवीन देम इज जीरो। ठीक है भाई, तो जीरो है। तो अब गॉसियन सरफेस लगा दो, गॉसियन थ्योरम लगा, देखो कि इंटीग्रेशन फॉर बाउंडेड सरफेस E dot dA 1/epsilon टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब इस पूरे सरफेस में चार्ज कितना है? Q अकेला। पूरे सरफेस में चार्ज कितना है? Q है। तो इसका मतलब Q इन तो क्या हो गया? Q हो गया। तो ये तो मैं पहले लिख दूं बिना सोचे समझे कि Q/epsilon। अब इधर आ जाओ, E dA cos ऑफ 0 डिग्री, बिकॉज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री। cos 0 क्या होता है? 1। और मैंने तो ये पहले बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो हर पॉइंट पर सेम है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर सेम है तो इसको बाहर ले लेंगे, उसका इंटीग्रेशन नहीं करते अपन। इंटीग्रेशन dA इज इक्वल टू Q/epsilon। व्हाट इज dA? dA इज एन एलिमेंट ऑन द सरफेस। dA क्या है? सरफेस पर एक छोटा सा एलिमेंट है। अगर सारे सरफेस के एलिमेंट्स को मिला दूंगा तो वो एरिया किसके बराबर हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। किसके बराबर हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। और व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? 4πr²। 4πr²। इट मींस E 4πr² is equal to Q/epsilon0, और E is equal to 1/4π∈0 Q/r²। और 1/4π∈0 क्या होता है? K। तो E is equal to KQ/r²। यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बेचारे कूलम ने यही बोला। समझ आएगा? तो इसका मतलब ये हो कि गॉसेस की अगर एप्लीकेशन करनी है तो हमें दो चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। एक तो हमें बताना पड़ेगा कि इसका गॉसियन सरफेस कैसा हो, दूसरा गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी सेम, और उसके बाद में ई और डी का डायरेक्शन देख लेंगे, हमारा एप्लीकेशन चालू हो गया। तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर, कोई पॉइंट चार्ज कहीं रखा है, उससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, ये हमारे समझ में आ गया। अब ये तीन गोलों में तीन जगह रिपीट होगा, हर जगह रिपीट होगा। अब अपन बात करते हैं। तो मैंने जो टॉपिक लिखाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल,
अब शेल तो समझते हो ना आप, शेल का मतलब कोश, ठीक है, और खोखला गोला, ऐसा स्फीयर जो खोखला है, होलो होलो गोला है, होलो स्फीयर है, ठीक है। जैसे अपन बॉल जो होती है, वो वाली बॉल होती है जो बच्चे खेलते हैं, वो वाली बॉल है, उसके अंदर चार्ज नहीं है, ठीक है। तो जो स्फेरिकल शेल है उसके सरफेस पर चार्ज होता है, ठीक है। तो कैसे होगा देख, तो पहला पॉइंट करते हैं अपन, देखो, लेट अस अज्यूम अ स्फीयर, ये स्फीयर है और इस स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है और इसके सरफेस पर चार्ज है, ये रिंग नहीं है, रिंग नहीं है, ये स्फीयर है, और स्फीयर भी कैसा, होलो स्फीयर है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। अब इस स्फीयर से हमें तीन जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, होलो में तीन जगह आएगी, एक बाहर, एक सरफेस पर, एक अंदर। एक तो बाहर निकालेंगे, दूसरा सरफेस पर निकालेंगे और तीसरा अंदर निकालेंगे। तीन जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा आपसे और इसके ऊपर कई सारे सवाल भी आते हैं। चलो बात करते हैं। मान लो ये स्फीयर के बाहर चलते हैं, पहले ये पी आउट हो गई, पी आउट। तो पी आउट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस अज्यूम करना पड़ेगा। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस अज्यूम करना पड़ेगा। भाई ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस हो गया हमारा बाहर। अब गॉसियन सरफेस पर क्या होना चाहिए भाई, गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। क्या इस गॉसियन सरफेस का हर पॉइंट इससे इक्वी डिस्टेंस है, अरे कॉन्सेंट्रेटेड है ना, तो ये सारी डिस्टेंस इक्वल है, इन सबके लिए चार्ज भी सेम है। जब चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम ही होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो मैं क्या लिखूंगा देख, पहला पॉइंट, रेडियस आर, ठीक है, गॉसियन सरफेस spherical, for each and every point on Gaussian surface the magnitude of electric field is same, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी, अरे भाई यहां पर अगर अपन कोई एलिमेंट ले लेंगे, उस एलिमेंट को तो ये धक्का ही मारेगा ना, ये चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, और ये एरिया वेक्टर इसका डायरेक्शन भी इधर हो गया। जब ई का और डी का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब उनके बीच का एंगल क्या हो गया, जीरो। तो क्या बोलूंगा देख, कि इंटीग्रेशन फॉर बाउंडेड सरफेस ई आउट dA cos 0 is equal to what, q enclosed by the surface divided by epsilon naught। इस पर मान लो टोटल चार्ज कितना है, q चार्ज है, तो क्या लिखूंगा मैं, E out इंटीग्रेशन dA is equal to q by epsilon naught। dA क्या हो गया, 4 pi r स्क्वायर, तो E out 4 pi r स्क्वायर q by epsilon naught। तो E out is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q by r स्क्वायर, या E out is equal to kq upon r स्क्वायर। ये रिजल्ट तो एक चार्ज के कारण भी था। अभी अपन ने एक चार्ज रखा था, एक चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, तो क्या आया था, kq by r स्क्वायर आया था। वहां पर एक पॉइंट चार्ज था, यहाँ पर पूरे इस गोले पर चार्ज है, और चार्ज का अमाउंट कितना है, q अमाउंट है ना। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि ये चार्ज ऐसा बिहेव कर रहा है कि सारा चार्ज कहां चला गया, सेंटर पर चला गया। कैसा बिहेव कर रहा है, ऐसा बिहेव कर रहा है कि जो सारा चार्ज है, चार्ज ऑन द सरफेस इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, क्योंकि रिजल्ट तो वही बोल रहा है, ठीक है। फिर देखो दूसरा, ये तो हो गया हमारा कि r ग्रेटर देन r, जो पॉइंट है वो r से बड़ा है, बाहर है। अगर मैं बोलूं सेकंड पॉइंट, देखो इधर सेकंड पॉइंट, कि r इज इक्वल टू आर, r इज इक्वल टू आर को क्या बोलेंगे अपन, सरफेस। अगर स्मॉल r कैपिटल R के बराबर आ गया तो पॉइंट कहां आ गया, यहां पर आ गया, सरफेस पर आ गया। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R का मतलब क्या हुआ, पॉइंट इज ऑन सरफेस, सरफेस पर पॉइंट है भाई, ठीक है। सरफेस पर पॉइंट तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R आ जाएगा, तो ई सरफेस इज इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल R स्क्वायर। क्या ये मैक्सिमम होगा, यस। तीसरा पॉइंट, अंदर चलो, r लेस देन r, r लेस देन r का मतलब क्या हुआ, इनसाइड। अब देखो यहाँ पर
अंदर गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लेते हैं अपन। अब ये जो रेडियस है इसकी कितनी, स्मॉल आर। अंदर फील्ड निकालना है तो अंदर गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे। तो अंदर जो गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे, मान लो उसका रेडियस कितना है, आर है। अब ये इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या आप मुझे बता सकते हो कोई चार्ज है? नहीं है। चार्ज तो कहां है, बाहर है चार्ज, तो अंदर तो चार्ज ही नहीं है। अंदर चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है ना। तो आर लेस देन आर इनसाइड क्यू एनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज जीरो, देयरफॉर ई इन इज इक्वल टू जीरो। तो सरफेस पर क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस डिक्रीज होगा। इस पर बाहर तो सरफेस पर हो जाएगा मैक्सिमम और अंदर क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। नोट कर लीजिए आप, थोड़ा सा फोटो खींच लिए तो फोटो खींच लिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं आपको। ठीक है, दोबारा समझ लो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या क्या, चार्ज्ड स्फेरिकल शेल एंड चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग स्फीयर दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होता है, सरफेस पर के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, और बाहर जाते हैं तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिक्रीज होता जाता है। ये वेरिएशन बता रहा है कि वेरिएशन ऑफ ई विद आर इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, on surface it is maximum, and we go outside the sphere the electric field is decreasing inversely proportional to the square of the distance. This is the fact. लगे हाथ एक और बात कर लेते हैं। देखो, अगर आपसे पूछे कि भाई ये सारी कहानी सर पोटेंशियल के लिए क्या होगी, क्या पोटेंशियल भी इस तरह से वेरी करेगा? हाँ करेगा, पोटेंशियल भी इस तरह से वेरी करेगा। देखो इधर याद करो, व्हाट इज द रिलेशन कि dv बाई डी आर इज इक्वल टू, या E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस dv बाई डी आर। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर, है ना। अब अंदर की बात करो, पोटेंशियल इनसाइड, अंदर आ जाओ। अंदर क्या है, E इन जीरो। अंदर क्या है, E इन जीरो। तो इसका मतलब dv बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो। किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो है, इसका मतलब वो कांस्टेंट है। अरे भाई, वेरिएशन ऑफ v विद r इज जीरो, वेरिएशन जीरो है, वेरिएशन जीरो, इसका मतलब वो चीज कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। तो v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r जीरो है, इसका मतलब v क्या है, कांस्टेंट। तो v इन क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा चलो, सरफेस, सरफेस पर मैक्सिमम होगा। सरफेस पर क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल आर, और आउटसाइड क्या हो जाएगा, जब E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, मैंने रिलेशन निकाला था, याद करो। E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसमें रिलेशन में रखकर कैसे देखो कि dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, और यहां पर E की वैल्यू रखी थी अपन ने के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इसको जब अपन ने सोल्व किया था तो v इज इक्वल टू क्या आया था, के क्यू बाई आर। तो पोटेंशियल एट डिस्टेंस r फ्रॉम ए पॉइंट इज नोन एज v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। अब इसका वेरिएशन समझो, वेरिएशन देखो इसका, ये इस एक्सिस पर अपन ने v ले लिया, पोटेंशियल ले लिया, और इधर r ले लिया। चलो भाई, ये मान लो r इज इक्वल टू आर, सरफेस है, r लेस देन r अंदर है, r ग्रेटर देन r बाहर। मान लो पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू ये है। अब देखना, सरफेस पर तो क्या था, मैक्सिमम। सरफेस पर क्या है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम इसका मतलब यहां तो क्या बोलेंगे, v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। बाहर जा रहा है तो कम हो रहा है, इसका स्लोप कम आएगा, तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, v आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, और अंदर कांस्टेंट है भाई, अंदर क्या है, कांस्टेंट। तो यहां क्या लिखेंगे अपन, v कांस्टेंट। अंदर तो v इन तो क्या होगा, कांस्टेंट, सरफेस पर मैक्सिमम, और बाहर जाएंगे तो कम होता जाएगा।
इस वेरिएशन के बारे में इंजीनियरिंग में भी कई बार पूछा गया है और मेडिकल में भी कई बार पूछा गया है। तो आप याद रखेंगे कि किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है, लेकिन पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल भी मैक्सिमम होता है। बाहर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है और v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। ये तीन चीजें वेरिएशन हमें याद होना चाहिए। दिस इज द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल एंड एज वेल एज चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ये अंदर कांस्टेंट दिख रहा है ना इसमें? तो बच्चों दिख रहा है सब? फटाफट नोट करो या फोटो खींचो इसका फुर्ती से, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो लेट्स से वन क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकालते हैं। फॉर्मूला बेस क्वेश्चन दे रहा हूं, फॉर्मूला बेस ही आया है इसके ऊपर जब भी आया है। क्वेश्चन है कि कंडक्टिंग स्फीयर of radius r is charged with, चलो न्यूमेरल दे देता हूं, न्यूमेरिकल कर देता हूं, 10 सेंटीमीटर is charged with 20 microcoulomb per centimeter square. A conducting sphere is of radius 10 centimeter is charged with 20 microcoulomb per centimeter square. Electric field and electric potential at number 1 r is equal to 5 centimeter, number 2 r is equal to 10 centimeter और number 3 r is equal to 20 centimeter each. ठीक है, इससे तुम्हारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। ध्यान से देखो, प्रश्न ये है कि यहां पर देखो 20 माइक्रोकूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर चार्ज्ड विद बोला है, मैंने चार्ज नहीं बोला है, चार्ज गिवन नहीं है। तो इसका मतलब चार्ज गिवन तो नहीं है, लेकिन माइक्रोकूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? डेंसिटी है। कौन सी डेंसिटी है? ये सरफेस डेंसिटी है, सरफेस डेंसिटी। एंड व्हाट इज सरफेस डेंसिटी? चार्ज पर यूनिट एरिया, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस डेंसिटी। ठीक है, तो सरफेस डेंसिटी हमें गिवन है। क्या गिवन है भाई? कि सिग्मा इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। माइक्रोकूलम को चेंज करेंगे 10⁻⁻6 कूलम हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो गया। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर तो ये हो गया हमारा, देखो 2 × 10⁻4 1 5 -1। सही कर रहा हूं? देखो 4 -2 रह गया, 1 0 हो रहे तो -1 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, अब सिग्मा है, चार्ज निकालना है। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन ए। Q अपॉन एरिया क्या होता है? 4πr²। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया? देखो सिग्मा इंटू 4πr²। सिग्मा कितना? 2 इंटू 10⁻⁻1। 4 तो 4 ही है, पाई हो गया हमारा 3.14 और आर स्क्वायर का मतलब हो गया रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर है शायद, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ये चार्ज आया, कितना हो जाएगा? देखो ये हो गया -1 -1 -2 -3 10⁻⁻3 और न्यूमरल क्या बचे? 2 4 जा 8 8 4 जा 32 8 and 3 11 1 8 3 जा 24 and 1 25।
चेक कैलकुलेशन देख ला, कहीं गलत नहीं कर दूं मैं। तो 25.12 इंटू 10⁻³ या हम बोल सकता हूँ 25 मिली कूलम, -3 है ना, मिली कूलम, लेकिन यहाँ तो कूलम ही लिखो क्योंकि अपन ने इसको चेंज नहीं किया है। चार्ज आ गया भाई, ठीक है। अब क्या बचा, बाकी सारी चीजें तो पता ही लग गई अपन को। पहला पॉइंट देखो, पहला आंसर निकालेंगे, r इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और कैपिटल R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो पॉइंट कहां चला गया, अंदर। 10 सेंटीमीटर का गोला है और 5 सेंटीमीटर पर निकालना है, तो पॉइंट कहां चला गया, अंदर चला गया। और अंदर v क्या होता है, E इन तो 0 और v इन क्या होता है, KQ बाई कैपिटल R, क्योंकि जो सरफेस पर होता है वही अंदर भी होता है। ठीक है, तो यहां से E इन तो 0, पहला आंसर तो यही मिल गया। यहाँ पर K हो गया 9 इंटू 10⁻⁹, Q हो गया हमारा 25.12 इंटू 10⁻³ अपॉन R 10 इंटू 10⁻²। यहां से V इन आ गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट सरफेस पर, सरफेस R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, कैपिटल R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब दोनों एक ही जगह है। ये सरफेस बोलेंगे, इसको सरफेस बोलेंगे। तो ई सरफेस क्या होगा, ई सरफेस इज इक्वल टू KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर और V सरफेस इज इक्वल टू वही पहले वाला QQ बाई R। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 9 इंटू 10⁻⁹, Q हो गया हमारा 25.12 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, मतलब वही 10 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। और ये क्या आ गया, ऊपर वाला ही सेम, 9 इंटू 10⁻⁹, 25.12 इंटू 10⁻³ इज डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻²। इस सरफेस पर हो गया। तीसरा क्या बचा, बाहर। बाहर का क्या होता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ले देता हूं, आपको सबको आता है। तो R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, कैपिटल R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब R ग्रेटर देन R। R ग्रेटर देन R कहां चला गया, आउट। और E आउट क्या होता है, KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर, और V आउट क्या होता है, KQ बाई R होता है। यहाँ पर फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और सोल्व कर देंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूं एक। A conducting sphere is charged sphere of radius r is charged with sigma coulomb per meter square. Electric field and potential at r/3r r/3 पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अंदर r/3 कैपिटल R है, r/3 अंदर पॉइंट चला गया। अब अंदर पॉइंट चला गया तो अंदर तो हमें तो पता ही है, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, दिव्या बिच्छू आर बताएगी। दिव्या बिच्छू आर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा अंदर r/3 पर, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट r/3? साक्षी, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक फील्ड का तो पता है, वो तो बिना आंख बंद करके हो जाएगा कि भाई कोई चार्ज स्फेरिकल शेल है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। सर ने बताया था कि चार्ज गिवन टू ए स्फीयर स्प्रेड्स ओवर द सरफेस यूनिफॉर्मली
तो अंदर चार्ज नहीं है, अंदर चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो होना चाहिए ना। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा ये तो बताना पड़ेगा, कौन बताएगा? वो नहीं दिख रही ना आज, निकिता की बहन कहाँ है? किसी ने तो डाला है चैट पे कुछ, किसी ने नहीं डाला ना, आलसियों। तुम लोग लॉगिन करके घर पे खाना वाना खाने तो नहीं लग जाते हो रे? बताओ, what will be the electric potential at distance r/3 from the center? देखो ये r, ये चार्ज स्फेरिकल शेल भी बोलो, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर भी बोलो। मैंने क्या बोला था? अंदर 0 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सरफेस पर क्या होता है भाई? E इज इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल R स्क्वायर होता है, ठीक है। हाँ, अब ये r/3 पर अपन को बताना है। सरफेस पर पोटेंशियल क्या होता है? V इज इक्वल टू के क्यू बाई R होता है। और क्या मैंने ये बताया था कि इसके अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। हाँ, के क्यू बाई आर ही होगा। हाँ, तो इसका मतलब r/3 से कोई लेना देना नहीं है। V8 r/3 also V8 सरफेस दैट इज के क्यू बाई R। बुद्धि लगाओ, कॉन्सेप्ट है, बुद्धि लगाना पड़ता है कभी कभी। बच्चे निकालते हैं स्मॉल r की जगह r/3 लिख देते हैं, सर 3 के क्यू बाई R होगा। जी नहीं, 3 के क्यू बाई R नहीं होगा, समझे बुद्धुओं? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट तो वही पोटेंशियल होगा जो उसके सरफेस पर है, और सरफेस पर पोटेंशियल क्या है? के क्यू बाई R। तो डजंट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो एक और सवाल करते हैं। कांस्टेंट वही रहेगा, बाहर के क्यू बाई स्मॉल r, इट विल डिक्रीज। अंदर तो कांस्टेंट है ना, जो सरफेस पे वही होगा, मतलब सेंटर। हाँ, बाहर जाएंगे तो कम होगा ना, के क्यू बाई स्मॉल r है, और स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, एंड बिकॉज स्मॉल r इज आउटसाइड द पॉइंट, therefore v inversely proportional to r, it will decrease, not rapidly but it will decrease, and electric field will decrease inversely proportionally to the square of the distance. चलो अगला सवाल करते हैं। फोटो खींच लो, इसका खींच लिया होगा। A charged spherical shell of radius r is given charge q। अच्छा एक चीज और बताऊं बच्चों तुम्हें, यहाँ मैं बाद में भूल जाऊं तो, कि अगर तुम्हें जो आंसर है वो हमेशा याद रखना, अगर उसने सिग्मा दिया है चार्ज डेंसिटी, तो जो तुम्हारे ऑप्शन में जो आंसर होंगे वो क्यू की फॉर्म में नहीं होंगे, आंसर क्यू की फॉर्म में नहीं होंगे। चलो छोटी सी बात बता देता हूं मैं। तो अगर आपसे यहाँ पूछा क्यू की फॉर्म में, तो देखो कि V8 r/3 इज इक्वल टू के बाई R, और Q इज व्हाट? Q क्या होता है? सिग्मा ए। अरे सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए, तो Q इज इक्वल टू क्या? सिग्मा ए, और A का मतलब क्या हो गया? देख, के बाई R सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर। एक आर ने एक आर को मार दिया, तो 4 पाई के सिग्मा R, ये ऑप्शन आएगा। स्फीयर ही तो है, स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई R स्क्वायर ही तो होता है। हाँ, तो होलो में भी एरिया थोड़ी चेंज होगा, सरफेस तो बाहर होता है, सरफेस एरिया थोड़ी चेंज होगा, वॉल्यूम की बात होगी। अच्छा अब और बात, चलो के क्या होता है भाई? 4 पाई 1/ε0 सिग्मा R। तो ऑप्शन ये भी हो सकता है, 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया, सिग्मा R बाई ε0, ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो कभी कभी जब भी वो चार्ज वो डेंसिटी से चार्ज करके देगा तुम्हें, तो फिर आपका जो ऑप्शन आएगा वो भी डेंसिटी की फॉर्म में ही आएगा।
फिर वो क्यू की फॉर्म में ऑप्शन नहीं होगा, फिर आप ढूंढते रहो, सर ने तो बताया नहीं था ऐसा, ढूंढना नहीं है वो, डेंसिटी की फॉर्म में आप आंसर लिखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो एक और करते हैं। A charged spherical shell of radius r is charged with density sigma, electric field and electric potential at 3r is। अब 3r का मतलब क्या हो गया भाई, पॉइंट कहां चला गया, अंदर तो नहीं है, सरफेस पर भी नहीं है, पॉइंट बाहर चला गया, तो बाहर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होंगे, ये हम जानते हैं। अब बाहर के पॉइंट पर ई आउट क्या था, के क्यू बाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, और वी आउट क्या था, के क्यू बाई स्मॉल आर था। अब स्मॉल आर तो क्या गिवन है अपन को दोनों के लिए, 3r है। क्यू अपन क्यू नहीं लिख सकते क्योंकि ऑप्शन किस में आएगा, सिग्मा में आएगा, इसका मतलब क्यू इज इक्वल टू लिख दूंगा सिग्मा ए या सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, ये लिखूंगा। ठीक, चलो तो ई आउट क्या होगा, देखो ई आउट इज इक्वल टू के इंटू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी कि 3r का होल स्क्वायर। स्मॉल आर इज व्हाट, 3r। ठीक है, और k की जगह भी लिख देगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9r स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर, सिग्मा बचा बस, सिग्मा अपॉन 9 एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल के बारे में क्या होगा ऐसे देखो, तो V आउट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3r। अब इसमें एक आर आएगा ऊपर, हाँ 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया, तो सिग्मा r डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द पोटेंशियल आउटसाइड द पॉइंट। ओके, सो इट्स ओवर नाउ। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करो, मैंने तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन भेजे हैं इलेक्ट्रोस्टैट के, 3-3 4-4 शीट भेजी हुई है, और किसी भी बच्चे के ना तो लिख के भेज रहा है मुझे कोई की प्रॉब्लम क्या आ रही है, कोई मुझे क्वेश्चन नंबर भी नहीं भेज रहा है। बहुत आलसी आलसी बच्चे हो गए हैं, 2 दिन का तुम्हारा त्योहार खत्म हो गया, आज कृपा करके शीट्स देखें, एटलीस्ट 1 शीट कंप्लीट करें, और उसमें जो प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम के क्वेश्चन नंबर आप मुझे भेज दें, उन क्वेश्चन नंबर को मैं कल के लेक्चर में इंट्रोड्यूस कर लूंगा। So that's it for today. Bye bye. Let's meet tomorrow at the same time. Thank you very much. स्क्रीनशॉट काढू क्या? चलो, today's meeting is over.